और उन्होंने कहा शास्त्री जी ने कि ना हम उठा के बात करेंगे ना झुका के बात करेंगे, हम आँख मिला के बात करेंगे। और कदा ही ऐसे नेता, ऐसे लीडर, ऐसे सपूत मिलते हैं भारत माता को जैसे वो थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं निस्वार्थ रूप से भारत माँ की सेवा करने आया हूँ, न कि किसी प्रमोशन लेटर को पास करने के लिए आया हूँ। सभ्य समाचार, इतिहास के पन्नों से विकास के पथ तक। नमस्कार, सभ्य समाचार के विशेष सेगमेंट जय जवान जय किसान में आपका स्वागत है। अभी आगामी 2 अक्टूबर को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, अगर कार्यवाहक को छोड़ दिया जाए तो उनका जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं। आज के समय में जब हम अब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं तो उस समय में लाल बहादुर शास्त्री कितने प्रासंगिक हैं, इस विषय के साथ आज हम काफ़ी हिंदू विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं और बहुत से छात्र हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर और आज के नेताओं से उनकी तुलना कर वो क्या समझते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का सभ्य समाचार में। मेरा नाम विवेक है जी। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा अगर देखने को मिलती है हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री को आज के समय में किस तरीके से देखते हैं? आज के समय में भी हम उन्हें भारत माता का वो वीर सपूत मानते हैं जो भारत को भारत की उस कठिनाई से उबारे हैं, संभाले हैं। जो कहीं न कहीं सौंप के गए थे जवाहरलाल नेहरू उन्हें, अपनी छाती को, देश को संभालते हुए, उभारते हुए, उसको कैसे आगे सस्टेन करना है, कैसे संभालना है और किस स्तर से उभर के वो वहाँ गए, क्या किए, उनकी कृतियाँ, उनके कर्तव्य, दायित्व जो आज तक भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं। उनसे जुड़ी हुई एक सत्य कथा सबको पता होगी। ट्रेन यात्रा के दौरान फटे हुए उनके जैकेट कुर्ते को कैसे छुपाना, एक पीएम का ऐसा करना। ट्रेन यात्रा का जिक्र कर दिए हैं, एक उनसे जुड़ी एक विशेष कहानी है शास्त्री जी को लेकर कि एक सामान्य सी ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसके बाद उन्होंने, अगर आपको पता हो तो, इस्तीफा दे दिया था। तो उस तरीके का त्याग आके आज के नेताओं में दिखता है। वो रेल मंत्री थे और उस समय ऐसी घटना पे वो इस्तीफा दिए थे। और यदा कदा ही ऐसे नेता, ऐसे लीडर, ऐसे सपूत मिलते हैं भारत माता को जैसे वो थे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के समय में भी कुछ ही लोग ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, बाकी सबको उसमें गिना जाए ये संभव नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश रंजन हुआ जी। आज जितने पर अब अभी आपसे एक हम पर्सनल व्यक्तिगत सवाल पूछे तो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जो क्या कहते हैं प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे, उनसे लेकर आज हम मोदी जी को तक ले लें तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा पीएम कौन था? जिस तरह से विवेक भाई ने कहा गया कि कोई व्यक्ति, चाहे आपके घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे किसी मुल्क का हो, कहीं का हो, एक विरासत दी जाती है। उस विरासत को आप किस प्रासंगिक रूप से देखते हैं, किस तरह से उसे सस्टेन करते हैं, किस तरह से मेंटेन करके उस चीज़ को चले जाते हैं। आपको 2 करोड़ रुपए दे दिए गए आज़ादी के बाद, हो सकता है कि 5 करोड़ भी किसी को दे गए, किसी ने ऐसो आराम में उड़ा दिया, किसी ने उसको क्या किया कि डेवलपमेंट के माध्यम से उसको उड़ा दिया। तो शास्त्री जी एक पुरुष नहीं, एक महापुरुष थे। उन्होंने जो विरासत मिली थी उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, उस चीज़ को उसने आगे अपनी त्याग को दिखाते हुए, अपनी प्रतिज्ञा को दिखाते हुए, सब चीज़ों को दिखाते हुए, उस इंसान ने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनका एक विजन था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, एक हर एक कंट्री का एक विजन होना चाहिए, ये व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। इस तरह से उनका भेष था। उन्होंने कभी अपने परिधान को लेकर, कभी चीज़ों को, एक जो रियल में एक नेता होनी चाहिए, जो जनता का सेवक रियल में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आज के डेट में और पिछले दशक में भी जाते हैं, दशक पार करते हैं, 1947 तक जाते हैं, तो एक नेता का जो नेचर होना चाहिए, नेचर मतलब एक प्रकृति जो होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से हम अब उस परिवेश में अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं कि सच में वो एक नेता थे। उन्होंने, उनसे बहुत सारी जुड़ी कहानियाँ हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, मतलब कि उन्होंने कोई एक घटना का अगर आप जिक्र करना का चाहें तो मतलब कि कौन सा ऐसी घटना वो घटित हुई थी जो शास्त्री जी को जो है अन्य नेताओं से खास बनाता है? एक घटना है कि एक बार उनकी माता जी, ठीक है, किसी रामदुलारी, हाँ, रामदुलारी देवी, एक बार कोई प्रमोशन लेटर लेकर गई कि मतलब कि ये मेरे परिचय के हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने
खरे मंच से, यहीं बनारस की धरती से उन्होंने खरे मंच से उन्होंने खारिज कर दिया, बोला कि सिर्फ मैं निस्वार्थ रूप से भारत माँ की सेवा करने आया हूँ, न कि किसी प्रमोशन लेटर को पास करने के लिए आया हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वो एक नेता ऐसे थे जिनका एक विजन था, और उस विजन को लेकर आजकल के नेताओं में देखा जाए तो इक्का दुक्का मिलता है, लेकिन हाँ कुछ है, हद तक नहीं है लेकिन कुछ है। आज की डेट में भी हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नेता का नेचर जो होना चाहिए, पूर्ण रूप से अगर नेचर एक नेता का देखा जाना चाहिए तो शास्त्री जी में निहित थी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ और साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या नाम है भाई आपका? हरेंद्र। जी, आप किस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने अभी लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस IMLab कंप्लीट किया। जी, तो लाइब्रेरी में आप समय दे रहे हैं और सोशल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लगता है समाज शास्त्र ये जो, तो उसमें उस विधा में आप देखते हैं ये समाज एक तरीके से समाज सेवा ही है, समाज शास्त्र का भी उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य जो जिसकी हम बात करें तो बिना राजनीतिक चीज़ों से समाज सेवा होती नहीं। तो आज के जितने नेता हैं और उसके बाद हम उस दशक में चले जाएं उस 60-70 के बीच में, तो क्या पाते हैं कि वो शास्त्री जी से कितना रिलेट कर पाते हैं? आज के समय से नेता उतना तो रिलेट नहीं कर पाते, इतना करना चाहिए, क्योंकि शास्त्री जी साधारण व्यक्ति हुए लेकिन असाधारण व्यक्तित्व था उनका। जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया, विवेक भैया ने बताया और बाकी कि जो ईमानदारी उनका जो सबसे अच्छा गुण जो था। तो समाज के लिए अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से अगर आप काम करते रहेंगे, नेता अगर ईमानदार रहेंगे तो समाज का पूरा विकास होगा। अगर समाज के विकास होने के लिए करप्शन जहाँ आ रहा था, इंडिया में करप्शन ही सबसे ज़्यादा मूल जड़ है कि हम इतना अभी विकास कर रहे हैं, तेज़ी से नहीं कर रहे हैं। अगर साथी जैसे नेता होते तब तक हम बहुत पहले डेवलप्ड हो जाते। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हम अभी विकासशील है, तो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है नेताओं को, और आज के समय में है लेकिन उतने नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। बाकी चीज़ें समय के साथ और बदलनी चाहिए। जी। और एक साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अजीत है। शास्त्री, क्या हमारे जो शास्त्री जी हैं, हमारे एक चहेते, हम सब में बहुत लोगों के चहेते प्रधानमंत्री, क्या वह शास्त्रों तक ही रह गए हैं या इतिहास के पन्नों से तक ही रह गए हैं अभी? ऐसी बात नहीं है, हम पूर्वांचल के रहे हैं, हमारे पूर्वांचल में शास्त्री जी के बारे में अनेक कहानियाँ हैं। जी जी। ठीक, लेकिन थोड़ा इधर आ जाइए, हमें लगता है कि कैमरा जी जी जी, जी बोलिए। लेकिन भारत के लोग, राजनीति के लोग उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर पाए। जी। जैसे बहुत एक बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनेक ऐसे काम किए हैं जो उनके बारे में लोग जान भी नहीं पाते हैं। जैसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने परिवहन मंत्री रहते हुए सबसे पहले महिलाओं को कंडक्टर के रूप में भर्ती किया है, और पुलिस मंत्रालय उनके पास मिला था। तब उन्होंने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने के बदले पानी की बौछार करने की व्यवस्था की थी। अब एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने सर्वप्रथम जय जवान जय किसान का नारा दिया, वो किसानों की समस्याओं को बुझते थे, समझते थे अच्छी तरह से। इसे फिर और एक कहानी का जिक्र आता है, क्योंकि आप लोग काफ़ी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं तो हम डीप भी जा सकते हैं, कि कहते हैं कि वो एक भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उस समय जो है पाकिस्तान, क्या कहते हैं, जो अमेरिका था वो पाकिस्तान का हितैषी था, तो उसने गेहूं देने से मना कर दिया था। क्या किसी को किस्सा याद है हमें? मेरा नाम शुभम है और मैं यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। जी। मेरा हिंदी साहित्य है। शास्त्री जी को जिस तरीके से एक छोटे से सिर्फ 2 साल का जो उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, जी, उस प्रधानमंत्री 2 साल तक ही सीमित कर देना सबसे बड़ी नासमझी होगी किसी भी जो भी प्रधानमंत्री रहा है। हर एक प्रधानमंत्री का अपना नहीं, वो आप 66 में उनकी ताशकंद में मौत हो गई थी, तो सीमित कर देना ऐसा कोई सवाल नहीं होता। तो हर किसी का एक नज़रिया बोध होता है। शास्त्री जी का जुड़ाव बनारस से रहा है। कहा जाता है कि बहुत पहले जब वो बनारस आए थे तो एक जो यहाँ पढ़े भी हैं वो, जी जी, शास्त्री जी की शिक्षा दीक्षा कुछ समय तक बनारस हुई है। तो एक महिला उनका, हाँ, काशी विद्यापीठ में, तो काफिला गुजर रहा था तो एक महिला जोर से चिल्ला के बोली कि पैसा दे के जा हमर, भोजपुरी में जो लैंग्वेज। हाँ, और शास्त्री जी उतरे और उस औरत को पैसा देते हैं। उस समय प्रधानमंत्री हैं। तो मुल्क में शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री बना हो जो इतना सहज पहनावे पोशाक से लेकर और व्यवहार तक इतना विनम्र हो, और देश को और अपने राष्ट्र धर्म के प्रति, जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं उसी पे आने वाला था, राष्ट्र धर्म के प्रति उस तरह से उस व्यक्ति के अंदर एक अलग नज़रिया हो जो गांधीवादी होते हुए। शास्त्री जी से बड़े गांधीवादी नेता आज़ाद भारत में विरले ही हुए, बहुत कम लोग हुए।
पहली बात जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें खेती का जिक्र था, किसानों के पक्ष में आई थी, लेकिन दूसरी बार वह इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर गई। लेकिन जब शास्त्री जी आए तो उन्होंने फिर से उस खेती बाड़ी की जो व्यवस्था थी जो गांधी को रिलेट करती थी उसे लाया, और उन्होंने वाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन जैसी अनेक नई संकल्पनाएं देश में लाई जो शायद ही कोई था। और जो आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका गेहूं देने से मना कर दिया, फिर उसके बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, और आज हम जिस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं वह 1964 और 65 के दौर में हुआ। और जी एक अयूब खान का बड़ा बेहतरीन अयूब खान का किस्सा है कि अयूब लड़ाई का कॉन्फ्लिक्ट था उस समय पाकिस्तान में, जो डिक्टेटर थे तानाशाह थे अयूब खान थे। अयूब खान ने कहा कि शास्त्री अयूब खान लंबे चौड़े, सामान्यतः माना जाता है कि जो सेना से डिक्टेटर आते हैं वो शारीरिक रूप से थोड़े मजबूत होते हैं तभी सेना में गए होते हैं। अयूब खान ने कहा कि शास्त्री सर उठा के बात तो सामने उस क्या ही आँख में आँख मिला के क्या बात करेगा, वो तो उसको तो सर उठाना होगा मुझसे बात करने के लिए। और फिर हम लोग ताशकंद में मिले और उन्होंने कहा शास्त्री जी ने कि ना हम उठा के बात करेंगे ना झुका के बात करेंगे, हम आँख मिला के बात करेंगे। और काफ़ी बहुत बेहतरीन एक संदेश था, मैसेज था। और उनकी सहजता, एक इंडियन एक्सप्रेस, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत बड़े पत्रकार थे कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर उस समय दिल्ली में थे। तो कहते हैं कि शास्त्री जी ने एक दिन उन्हें बुलाया, और प्रधानमंत्री थे उस समय। नहीं, ताशकंद में जब शास्त्री जी की मौत हुई थी तो उस दौरान कुलदीप नैयर जो जिन पत्रकार का जिक्र कर रहे हैं उनके साथ थे वहाँ। बाद में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। जी, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। मैं एक छोटा सा किस्सा उनकी सहजता का बता रहा हूँ कि एक दिन कुलदीप नैयर को उन्होंने बुलाया। कुलदीप नैयर उस समय शायद राइटर से या पीटीआई वगैरह में काम करते थे। उन्होंने कहा कि देखो मुझे लिखना है, मुझे अखबारों में कॉलम लिखना है, मेरे पास पैसे की कमी हो गई है। देश का प्रधानमंत्री पहली बार कह रहा है कि मुझे अखबारों में कॉलम लिखना है। आज के पत्रकारों के लिए भी संदेश है और आज के मतलब तमाम तरह के बड़े नेताओं के लिए भी संदेश है जो फॉर्च्यूनर और तमाम प्राइवेट जेट्स में घूमते हैं, कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीविकापार्जन के लिए छोटी छोटी चीज़ों को, कुलदीप नैयर अपनी किताब में पूरी तरीके से लिखते हैं। कहा उनका ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई हृदयाघात से, काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन उस तमाम तरीके की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। विवादों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर इतिहास पुरुषों के मामले में हमेशा एक अलग नज़रिया होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से पहले ऐसे गांधीवादी थे, जब पहली बार उन्होंने युद्ध जो चला था भारत पाकिस्तान का युद्ध पंजाब लाहौर में हो रहा था, तो वही कहा गया कि हरित का जब पहली बार उन्होंने तोप पे खड़े होकर, और धोती कुर्ते में देश का पहला कोई नेता था जो तोप पे खड़ा था और धोती कुर्ते में खड़ा था और हाथ में तिरंगा था।